नमस्कार। मुकाबला में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। एक बार फिर से वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी का मुद्दा गरमा गया है और इस बार गरमाया है एक पूर्व सैनिक की खुदकुशी के कारण, जो बताता है कि जो कुछ भी हो रहा है इस पर अभी तक पूरी तरह से या तो ठीक नहीं है या फिर इस पर बहुत गलतफहमियां हैं, गलत बयानियां हैं। तो आज मुकाबला में हम सुनेंगे हर पक्ष को और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कहां अटक रहा है और कौन कहां पर राजनीति कर रहा है। इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं, आपसे परिचय हम करवा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ यहां दिल्ली स्टूडियो में कर्नल करण खरब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एडवाइजर हैं इंडियन एक्स सर्विसेज लीग के। जोगिंदर सिंह जी हैं, फॉर्मर आईजी हैं सीआरपीएफ के। ब्रिगेडियर जयेश संधू हैं, रिटायर्ड, ये मेंबर हैं रिटायर्ड सोल्जर्स के उस ग्रुप की जो ओआरओपी स्कीम पर काम कर रहे हैं और डिमांड्स अभी भी कर रहे हैं। और बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हैं यहाँ पर। नदीम जावेद हैं हमारे साथ, कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले ब्रिगेडियर संधू, आपसे जानना चाहते हैं कि सरकार तो ये कह रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन और स्टैगर्ड फॉर्म में दिया जा रहा है, लेकिन फिर परेशानी क्या है? मैं ये बताना चाहता हूं कि जो सरकार बोल रही है वो सही नहीं है। जो उन्होंने दिया है वो वन रैंक वन पेंशन नहीं है, वो वन टाइम इंक्रीज है। और मैं कुशैरी कमेटी की डेफिनेशन पढ़ के ये आपको बताता हूं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है बहुत क्लियर, इट एम्प्लाइज यूनिफॉर्म पेंशन टू बी पेड टू डिफेंस फोर्सेस पर्सनल रिटायरिंग इन द सेम रैंक विद सेम लेंथ ऑफ सर्विस regardless of date of retirement, and as and when any increase happens in future, it will be passed on to the past pensioners. And how it has been distorted. As and when it happens, what the bureaucrats have done is, they have said the gap between the rates of pension on current past pensioners will be bridged at periodical intervals. That periodical interval they are laid at 5 years. लेकिन जब वो कह रहे हैं कि हर 5 साल में रिव्यू होगा, एक बार में इतना ज्यादा पैसा शायद सरकार के लिए भी देना संभव ना हो। अगर वो ये कह रहे हैं कि इतना पैसा संभव नहीं है तो ये बिल्कुल गलत बात है। सरकार की खुद कैलकुलेशन है, जो डिफेंस मिनिस्टर ने किया था, उन्होंने कैलकुलेशन किया था 8,300 करोड़ का। अभी जो आपको मिला है वो लगभग 7,500 करोड़ का मिला है। तो क्या यह 750 करोड़ कोई बहुत बड़ी रकम है गवर्नमेंट के लिए? तो आपको लगता है क्या एक बार में मिल जाना चाहिए था सब कुछ? एक बार में हम ये कह रहे हैं कि जो पिछले 43 साल में नहीं बल्कि पिछले 70 साल से मामला चल रहा है। और इससे पहले मैं आगे कुछ और बताऊं, ये कोई हमारी एडिशनल डिमांड नहीं है। ये कोई पैसे का मामला नहीं है। ये मामला इज्जत और सम्मान का है जो हमारे से छीना जा रहा है 47 से, क्योंकि इसको स्टेटस के तौर पे लिया जा रहा है। अभी आप देखिए जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, इनका जो दर्जा होता था एट इंडिपेंडेंस 3रे नंबर पे, ऑर्डर ऑफ प्रेडिसेस मैं बोल रहा हूं, जो प्रोटोकॉल है, अभी वो 12वें नंबर पे पहुंच चुके हैं। इसी तरीके से डाउन द लेडर अभी जो हमारा सिपाही है तो वो एक पीएन की है। आपके कहने का मतलब ये है कि ना सिर्फ पैसे बल्कि जो स्टेटस है वो भी डाउनग्रेड कर दिया गया है। डाउनग्रेड कर रही है। 7th पे कमीशन को देखिए, 7th पे कमीशन में किसका स्टेटस डाउन हुआ है? सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन का है, वो आर्मी का है। मैं सबसे पूछना चाहता हूं, आर्मी ने कौन सा ऐसा गुनाह किया है जो आप इनको 70 साल से पनिशमेंट दे रहे हो? आपके लिए हमने 93,000 प्रिजनर दिए, आपने उसका कोई पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट एडवांटेज नहीं लिया। आपके पहले प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी को बिल्कुल नीचे धकेल रखा था। मैं किसी पॉलिटिकल लीडर या कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं करूंगा। लेकिन आप ही के जो साथी हैं, कर्नल खराब, आपसे जानना चाहती हूं कि आप लोगों को लग रहा है कि सरकार जो है उसने तब भी काफी कुछ किया है। देखिए, मैं जो इस बारे में एक बात स्पष्ट कर दूं, यहाँ पर जो संधू साहब ने कहा है इसमें से काफी कुछ ठीक तर्क हैं ये, लेकिन जैसे ये तर्क ये ठीक है कि जो स्टेटस है फौज का, इसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों की तीनों आर्म्ड फोर्सेस का जो स्तर है, जो इंटर से इक्वेशन जो आपस में गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज का जो होता था, उसमें नीचे लाया गया है। जबकि कोई आधार नहीं है, कोई सेंट्रल कानून नहीं है। जो सेंट्रल कानून है वो सब बराबर है, जो संविधान है वो का वही है।
लेकिन इसमें ब्यूरोक्रेटिक मिसचीफ के कारण ये डेफिनेटली मिलिट्री का स्तर नीचे हुआ है, जो कि मिलिट्री का ये OROP से भी ज्यादा गंभीर मामला है। इसके मातहत एक डिमोरलाइजेशन की भावना पूरे फौज में फैली है। ये बात शतशः पूरी तरह से संधू साहब की बिल्कुल ठीक है। नंबर दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, जहां पे जो OROP का जो इस सरकार ने दिया है, वो वास्तव में उन्हीं की बातों से मैं सहमत भी हूं कि इस सरकार ने जितना दिया है उतना आज तक स्वतंत्रता के बाद में किसी दूसरी सरकार ने हमारा 47 से लेके आज तक, और कम से कम 1973 में जबकि मिलिट्री को रिवॉर्ड किया जाना चाहिए था, एक दुश्मन के 2 टुकड़े आपने कर दिए, इस देश का पूरे दुनिया के अंदर स्थान आपने ऊंचा कर दिया। भारत एक इंटरनेशनल पावर्स में गिना जाने लगा। इंदिरा गांधी बड़ी भयंकर पूरे विश्व की जानी मानी हस्ती बन गई, और उन मैडम ने इस कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे 1973 में ही इंतजार ही नहीं किया, ये हमें रिवॉर्ड दिया कि हमारी 70-75% जो पेंशन बनती थी वो उसको काट कर 50% कर दिया। सर, ये सारी चीजें आप अग्री कर रहे हैं, तो फिर डिफरेंस किस बात का है? डिफरेंस ये है कि इस सरकार ने उसके बाद आज 43 साल की हमारी लड़ाई के बाद पहली बार इस सरकार ने आगे कदम बढ़ाया है। हमें कम से कम, मैं ये कहता हूं कि तकरीबन मेरा अंदाजा ये है, मेरा अपने हिसाब से मैं कहता हूं कि हमारे जवान JCOs ऑफिसर्स की जो पेंशन है वो तकरीबन जो OROP जो हम डिमांड कर रहे थे उसका 100% नहीं दिया है, लेकिन 90% हमें मिल चुका है। 90% तक ये आगे बढ़ी, ऐसी कोई दूसरी सरकार आगे नहीं बढ़ी है। दूसरे जो बाकी 10% रह गए हैं उसमें कई मुद्दे हैं जो हम लोग ने उठाए हैं। वो 4-5 मुद्दे जैसे एक उसका इक्वलाइजेशन 5 साल में नहीं होना चाहिए, हम कहते हैं हर साल होना चाहिए। जो कोशियारी कमेटी ने जो बताया है, जैसे as and when any further increase takes place, it will be automatically passed on to the military pensioners। ठीक है, वो होना चाहिए। दूसरे, लेकिन आप इंतजार करने को तैयार हैं? ये इसका मैं समझता हूं कि जो कमेटी बिठाई थी, वन मैन कमीशन जो बिठाया था, उसकी अभी पिछले हफ्ता ही तो उसमें सबमिट करी गई है। उसका इंतजार शायद हमें कर लेना चाहिए थोड़े दिन और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट डायरेक्शन में ठीक चल रही है, और इस गवर्नमेंट से जितनी हमें उम्मीदें हैं उन पर पानी शायद नहीं फेरना चाहिए। ब्रिगेडियर संधू के बीच कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी हद तक ये जस्टिफाई किया जा रहा है प्रेजेंट गवर्नमेंट के एक्शन को। मैं इससे भी ज्यादा कहना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि जब मोदी जी ने प्रॉमिस किया था रेवाड़ी में आके, उन्होंने 100 डेज में बोला था मैं ये सब इंप्लीमेंट कर दूंगा, और मैं ये सबसे ये शेयर करना चाहता हूं कि मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज से लगता था कि वो करेंगे। ठीक है, और हम इसके लिए भी ग्रेटफुल हैं कि उन्होंने किया है, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ कर रहा है वो पॉलिटिशियन नहीं समझ रहे हैं। शुरू से ही 47 से ही कौन इसको टिंकरिंग कर रहा है, कौन इसको, तो वो ब्यूरोक्रेट्स हैं। लेकिन इन सब के बीच जोगिंदर सिंह जी, आपकी जो मांग है वो कहीं गायब हो गई है बीच में? नहीं, देखो मैडम, मेरा ये कहना है कि आर्मी को मिलना चाहिए, आर्म फोर्सेस को मिलना चाहिए, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि CPMF की जेनेसिस कहां से है। आर्टिकल 247 एंट्री 2 ऑफ शेड्यूल 7 सेज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड अदर आर्म फोर्सेस। ठीक है, तो अदर आर्म फोर्सेस में CRP, BSF, बिल्कुल एक्चुअली पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है और सेंटर पुलिस नहीं रेज कर सकता। पुलिस इज रेज बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो हम लोग भी आर्म फोर्स है, और हमारा ये कहना है कि हमको भी ये 1 रैंक 1 पेंशन मिलना चाहिए। और होगा गया CPF में हमारी पेंशन ही खत्म कर दी गई। अच्छा, 2004 के बाद जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको कोई पेंशन नहीं है, उनको कंट्रीब्यूटरी पेंशन में शामिल कर दिया गया है दूसरे और सिविलियन स्टाफ की तरह। हमारा कहना है कि हमसे ड्यूटी जो ली जा रही है वो तो आर्म फोर्स की है। ठीक है, हम लोग नक्सल एरिया में हैं, हम लोग श्रीनगर में हैं, हम लोग नॉर्थ ईस्ट में हैं, बिल्कुल,
लेकिन जहां बेनिफिट देने की बात आती है, वहाँ देयर भेदभाव वी हो आर जाता है। इंक्लूडिंग द सिविलियन। हाँ। हम लोग नहीं, आपको भी लगता है कि ये जो सारी समस्या हो रही है, जहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस को ये लग रहा है कि ये ब्यूरोक्रेटिक इंटरवेंशन है, या फिर आपको लगता है कि यहाँ पर भी जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है उसकी कमी है? अब देखिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी कमी हो सकती है और ब्यूरोक्रेट भी उन्हीं के साथ हैं, और इनको मिलना चाहिए, हमें इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वी सपोर्ट इट, आर्मी इज डेफिनेटली डूइंग ए वेरी बिग जॉब। देश की सुरक्षा के लिए आर्मी है, हाँ। देश की सुरक्षा के लिए एयरफोर्स नेवी है, लेकिन अब ये भी देखना पड़ेगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में हाँ। एक जो एनिमी विद इन है, हाँ। उसकी भी एक बहुत अहमियत बढ़ गई। बिल्कुल बिल्कुल। और उस एनिमी विद इन में प्राइमरीली हम लोग लड़ रहे हैं। हाँ। आर्मी भी लड़ रही है, हम ये कहते हैं आरआर में आर्मी भी है, हाँ। सपोर्ट है, हाँ। बट जो हमारा इन्वॉल्वमेंट है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट है, आप बीएसएफ को देखिए, बीएसएफ आर्मी से आगे है, आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ती है, आईटीबीपी भी आगे है, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ती है। तो हमको भी ये मिलना चाहिए। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, हमको ही नहीं, ये सभी को मिलना चाहिए। और क्यों मिलना चाहिए वो कारण बताता हूं। अभी संधू साहब ने डेफिनेशन बताई कि सेम रैंक में जो रिटायर होता है विद सेम लेंथ ऑफ सर्विस में, हाँ। उसको सेम पेंशन मिलनी चाहिए, ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ रिटायरमेंट, वो कब रिटायर हुआ उससे। अब आप ये देखिए कि आप सिविलियन ही महकमा ले लीजिए, एक जॉइंट सेक्रेटरी से रिटायर होता, जो आज पे कमीशन है उसमें, और फिर अगला पे कमीशन आएगा, अगला पे कमीशन आएगा, उसकी जो पे है, उसकी जो पेंशन है, जो उस समय अंडर सेक्रेटरी डेस्क ऑफिसर रिटायर होंगे उनसे कम हो जाएगी। बिकॉज हर पे कमीशन के साथ उनका स्केल, उनकी लास्ट पे ड्रॉन बढ़ जाएगी। हाँ। और जो ये रिटायर हुए पहले, इनकी उतनी ही रहेगी। हाँ। या थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा। ठीक है। ना अगर मान लिया आप आईजी रिटायर हुए या मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुए, और कल को आप 20 साल आपको ये पता चले कि आपको कर्नल से भी कम पेंशन मिल रही है, तो क्या ऐसा ही होगा? बिल्कुल। अमिताभ सिन्हा जी, इनकी सबकी आपने बात सुनी है, और हालांकि एक लार्ज लेवल पर मान रहे हैं कि सरकार जो है कुछ कर रही है, लेकिन तब भी जो पूरी गलतफहमी है, जो कंफ्यूजन है, वो सरकार दूर नहीं कर पा रही है। अभी भी जो हमने खुदकुशी से देखा है, यहाँ पर रामकिशन ग्रेवाल ने जो खुदकुशी की है, उसके बाद जो सिचुएशन सामने आया है, बाकी लोगों ने भी आगे आकर कहा है कि जैसे मिलना चाहिए था वैसे नहीं मिला, तो सरकार उसको एड्रेस नहीं कर पा रही है। कादम्बरी जी, सबसे पहली चीज़ तो मैं संधू साहब और खरब साहब और जोगिंदर सिंह जी, तीनों लोगों ने जो कहा, हाँ। उसके लिए मुझे वाकई में रोमांच है कि इन्होंने वास्तविकता पे, नब्ज पे हाथ रखा। बिल्कुल। और ये नब्ज ये है आज कि जो इन्होंने बहुत जो संधू साहब ने कहा और साथ में खरब साहब ने खास करके जो कहा कि 1973 एक बहुत बड़ा एक वाटरमार्क है। हाँ। 1973 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने सैम जनरल मानेकशॉ के रिटायर होने के तुरंत बाद उन्होंने एक अजीब से मनस्थिति में, मालूम नहीं वो कौन सा दबाव था उनके ऊपर में, कि उन्होंने पूरे आर्मी को ब्यूरोक्रेसी के सामने ऐसा नीचा किया कि उसके रिपरकशंस बहुत हुए। और एक सबसे बड़ा उसका, पर आपके पास तो अब देखिए, मुझे नहीं, एक मिनट मुझे पता था कि आप 1973 पर पक्का आएंगे, लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये है, मैं क्या बोलूंगा वो सब आपको पता है, तो मैं जाऊं यहाँ से। पॉइंट यहाँ पे ये है कि अब आपकी सरकार के पास मौका है, आपने उस मौके का फायदा उठा। तो मैं सिर्फ 2 लाइन में बोल के खत्म कर दूं कि पूरा सवाल सुनिए, पूरा सवाल, एक सेकंड सर, एक सेकंड, पूरा सवाल सुन लीजिए। पॉइंट यहाँ पर यह है कि आपकी सरकार के पास मौका था, आपकी सरकार ने कदम उठाया है, लेकिन वो जो कदम उठाया है वो आज की तारीख में, जैसा संधू साहब भी यहाँ पर कह रहे हैं, कि कहीं ना कहीं उसमें समस्या है। बात जो है, या तो आप ठीक से जनता को, जो इसमें पेंशनर हैं उनको समझा नहीं पा रहे हैं, या फिर कहीं कोई कमी रह गई है उन तक ये पहुंचने में। हुआ क्या है? कादम्बरी जी, मुझे कितना समय देंगे बोलने? नहीं, आप बोलिए ना, प्लीज बोलिए। तो प्लीज मुझे बोलने दीजिए जल्दी, फटाफट। नहीं, तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे जो टाइम स्केल में जितना है उतना तो समय दे दीजिए। बिल्कुल, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, बिल्कुल। प्लीज देखिए, मुझे मालूम है कि आपके पास एडिटिंग के भी पावर्स हैं। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है कि मैं जब तक इतिहास नहीं बताऊंगा तब तक इस मनस्थिति की चर्चा करना बेमानी होगी कि आज ये मनस्थिति बनी कैसे है। 1973 में जब पहली बार श्रीमती इंदिरा गांधी ने ऐसा किया, तो मैंने जहां से आपने काटा मुझे, वो किस मानसिकता में वो उन्होंने किया और उसके कारण उसकी क्या परिस्थितियां बनी और मनस्थिति क्या बनी कि जो सेना, जो कि सबसे ज्यादा एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, वहां पर टैलेंट जो है वो अब नहीं जाने लगा, और टैलेंट जो है वो ब्यूरोक्रेसी की ओर आने लगा। ब्यूरोक्रेसी और ये आर्मी का जो एक रिफ्ट था, उसको मुझे नहीं लगता कि जाने या अनजाने, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसमें ब्यूरोक्रेसी का साथ दिया
और ब्यूरोक्रेसी ने एक तरह से धीरे धीरे पूरे सिचुएशन पे लीड ले ली और उसके बाद वो स्थिति जो है वो आज तक आई 2014 तक। ओआरओपी कोई नया मुद्दा नहीं उठा। ओआरओपी यानी कि जो चीजें पहले से सैनिकों के पास थी, जो उनसे छीन ली गई थी, वो उनको वापस दिलाने की कवायद शुरू हुई थी और डिमांड शुरू हुआ था। और वो जब नरेंद्र मोदी जी जब उन्होंने रेवाड़ी की रैली की जब चर्चा की तो उन्होंने कहा कि 100 दिन में मैं करूंगा, तो उन्होंने इसलिए एक कटिबद्धता के साथ 100 दिन के अंदर में कुछ प्रयास करने की कोशिश की। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जो बजटरी एलोकेशंस हैं, जो देश में 2004 से 2013 में पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, ये वास्तविकता में एक सांख्यिकी तथ्य है, एक स्टैटिस्टिकल फैक्ट है कादम्बरी जी, कि जो अर्थव्यवस्था की स्थिति देश में थी, जो बदहाली और पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी थी, उसमें तुरंत ये स्थितियां पैदा करने की में सरकार को कितनी मशक्कत करनी पड़ी है, मैं थोड़ा आंशिक रूप से उसका प्रत्यक्षदर्शी हूं। और इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि ये भारत जो अभी केंद्रीय मतलब सरकार, इसका ये मतलब है, आप कह रहे हैं कि आर्थिक जो कंस्ट्रेंट्स थी, जो समस्याएं थी, आप ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो पैसे पहुंचने चाहिए थे, जितना दिया जाना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है। ये कह रहे हैं कब नहीं, 2014 के पहले तक जो देश की अर्थव्यवस्था थी उसमें से नया निकाल के देने में जितनी मशक्कत करनी पड़ी सरकार को, और उसके बावजूद जब उसने दिया है तो उसका विल पावर दिखा रहा है, ये उसकी इच्छा शक्ति दिखा रही है, जिसपे आपने चर्चा की। और इच्छा शक्ति दिखाने के साथ में हाथ जोड़ के पूर्व सैनिकों से भी और देश की जनता से भी जो सैनिकों के साथ खड़ी है, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि धैर्य रखिए, थोड़ा समय दीजिए। ना सिर्फ सैनिकों का, साथ में जो पैरामिलिट्री है, मैं तो इनके लिए भी, जो जोगिंदर सिंह साहब को भी मैं बहुत नमस्कार करता हूं कि जो वास्तविक लड़ाई है वो ये लोग लड़ते हैं, जाके उनको भी वो मिलना चाहिए। वैसे आपकी एक बात से मैं बहुत डिसएग्री करती हूँ। बेस्ट टैलेंट ऐसा नहीं है कि आर्म फोर्सेज में नहीं है। मैं कई लोगों को जानती हूँ। मैं आपको बताता हूं, देखिए कादम्बरी जी, पॉलिटिकल बात मत करिए, पॉलिटिकल बात मत करिए। देखिए आज की डेट में आर्मी के पास टैलेंट की कमी है। नदीम जावेद, आपसे जानना चाहती हूँ, 40 साल तक जो बार बार यहाँ पर हमारे जो वेटरन्स हैं वो भी कह रहे हैं कि जिस सरकार के पास मौका था वो कुछ भी उसने नहीं किया, आज सिर्फ यहाँ पर राजनीति हो रही है, जो हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं। इनिशियली यूपीए की सरकार ने इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की थी, लेकिन जो बुनियादी बात है, जहां से आपने बात शुरू की थी संधू साहब ने, उन्होंने रेवाड़ी की सभा की चर्चा की और उन्होंने ये कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने उस सभा में देश की जनता से और जो आर्मी के लोग हैं उनसे वायदा किया था कि इसको हम पूरा करेंगे 100 दिन के अंदर। मूल बात यह है कि क्या 1 रैंक 1 पेंशन केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ने इंप्लीमेंट किया या नहीं किया। आज सवाल यह है कि ये लोग बताएंगे कि 1 रैंक 1 पेंशन जो कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट है, उसकी जो रिकमेंडेशन है, वो इंप्लीमेंट नहीं हुई। नहीं, अगर कोई कहता है कि ये हुई है तो ये झूठ बोल रहा है। कांग्रेस की बात करिए, कांग्रेस ने क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया? आप तो सरकार में थे ना भाई, नहीं मैं तो किया। देखिए झूठ बोल रहे हैं, अनपार्लियामेंट्री है, अनपार्लियामेंट्री है। देखिए झूठ बोलना शब्द का प्रयोग किया इन्होंने। नहीं, झूठ बोलना शब्द का प्रयोग नहीं, तो झूठ बोलना, मैं तो बोलता हूँ आपकी पूरा नेतृत्व झूठा है और बाकी धोखेबाज भी है। नहीं, धोखेबाज है, आपने देश के साथ धोखा दिया है। आप कैसे बोल सकते हैं कि झूठ बोल रहे हैं? देखिए गलत बात कर रहे हैं। नहीं, आप झूठ बोलना गलत बात इनको काटिए। इन्होंने अनपार्लियामेंट्री वर्ड का प्रयोग किया है। एक सेकंड, नहीं, ये असंसदीय भाषा का प्रयोग क्यों करेंगे? 100 दिन में कहा तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलना तो आप तो बेईमान हैं, आप बेईमान हैं, आपने देश के साथ देश की जनता से हर मुद्दे पे झूठ बोल रहे हैं। नदीम जावेद, आप अपनी बात बोलिए। 40 साल कह रहे हैं, यहाँ पर हमारे वेटरन्स कह रहे हैं आपके पास मौका था, यूपीए के पास मौका था, नहीं किया गया। यूपीए की सरकार ने उसको इंप्लीमेंट किया था, 500 करोड़ रुपए अलॉट भी कर दिए। 500 करोड़ काफी है। जहां 10,000 करोड़ का बजट मान रहे हैं, वहां पे 500 करोड़ काफी है। नहीं, शुरुआत हमने कर दी थी, शुरुआत हमने कर दी थी। 500 करोड़ रुपए हमने अलॉट भी कर दिए थे। और अगर हमारी केंद्र में सरकार आती तो ये तय हो चुका था कि उसको हम 10 साल काफी नहीं थे। वो उसकी मांग चल रही थी, उस पर चर्चा हो रही थी, बिल्कुल ठीक बात है, उसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन हमने फाइनली इनकी बात को माना, चूंकि कोई भी मूवमेंट चलता है, कुछ आंदोलन होते हैं, कुछ शुरुआत होती है, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं जो बुनियादी सवाल आज जिस पर चर्चा हो रही है, सब लोग ये कह रहे हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन इंप्लीमेंट हो गया। क्या वो इंप्लीमेंट हुआ? क्या कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट आई? दूसरी बात कादम्बरी जी, जो बार बार बात हो रही है कि आप कह रहे हैं कि आपने 8,300 करोड़ की बात की आपने, 2006 से अगर इंप्लीमेंट करते हैं एरियल के साथ तो जाके 8,300 होता है, वरना
ये वन रैंक वन पेंशन पे 200 करोड़ रुपए हर साल देना है सरकार को, कोई बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं देने। 1,10,000 करोड़ रुपए देश के इंडस्ट्रियलिस्ट के बड़े समस्या यहाँ औद्योगिक पर ये है घरानों नदीम जावेद, समस्या यहाँ पर ये है कि आप ये बता रहे हैं कि इस सरकार ने क्या किया नहीं किया। हमारे जो सभी यहाँ पर गेस्ट हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि जब आपके पास वक्त था तो आपने क्यों नहीं किया। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा मुझे, ब्रेक के बाद लौटेंगे, इस पर आगे चर्चा करेंगे।